आज 15 अगस्त के इस महत्वपूर्ण मौके पर हम लोग देश के मूल अधिकारों के बारे में जानते हैं। सबसे पहले अगर बात करें तो ये मूल अधिकार हैं क्या? मूल अधिकार जिनको फंडामेंटल राइट्स के नाम से भी जाना जाता है, ये देश में जनता के लिए दिए गए हैं। वास्तव में संविधान में इनका मेन रोल ये इसलिए है कि अगर ये ऐसी प्राणवायु हैं कि अगर हमको किसी भी सरकार द्वारा ये चीज़ें नहीं उपलब्ध कराई जाती हैं तो इनके विरुद्ध इनके लिए हम सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में वाद दायर कर सकते हैं। मतलब अगर ये सरकार द्वारा हमें नहीं दिए जाते हैं तो इनके लिए हम सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में वाद दायर कर सकते हैं। मतलब ये हम सरकार से लड़के भी ले सकते हैं। लेकिन जिस समय संविधान बना, क्या उस समय ये संविधान के प्रारंभ से ही मौजूद थे? नहीं, संविधान के प्रारंभ से मौजूद नहीं थे। मौलिक कर्तव्य नहीं थे। मूल अधिकार जिस समय संविधान बना था, ये प्रारंभ से ही संविधान का एक भाग रहे हैं। मौलिक अधिकारों या मूल अधिकारों की बात करें तो ये हमारे संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक वर्णित हैं। अगर हम अनुच्छेद 12 से 35 तक की बात करें तो वास्तव में देखें तो इनको अगर हम संविधान के लिए या देश की जनता के लिए प्राणवायु कहें तो गलत नहीं होगा, ठीक। और ये जो संविधान है, मौलिक अधिकार हैं, ये प्रारंभ में 7 थे, लेकिन वर्तमान परिदृश्य में इनकी जो संख्या है ये मात्र 6 है। वास्तव में कौन कौन से मौलिक अधिकार ये हैं? तो सबसे पहले अगर हम देखते हैं तो समानता का अधिकार। समानता के अधिकार में अगर हम देखें तो इसके पहले जैसे 12 से 35 तक के जो बताए थे, तो 12 में अगर मूल अधिकार बात होती है कि ये मूल अधिकार लिया कहाँ से गया है। ठीक बात है, मूल अधिकार कहाँ से लिया गया है? यूएसए से। कहाँ से लिया गया है? यूएसए से। वास्तव में मूल अधिकार जो लिए गए हैं वो यूएसए से लिए गए, ठीक। इनके बारे में अगर हम देखें तो जैसे हमने बताया कि इनकी संख्या 6 है और प्रारंभ करते हैं कि जैसे अनुच्छेद 12 में दिया है, अनुच्छेद 12 इसमें राज्य की परिभाषा दी हुई है। राज्य की परिभाषा दी है। राज्य की परिभाषा की अगर हम बात करें तो भारत सरकार के अंतर्गत आने वाले सभी संस्थान, सभी निकाय और राज्य सरकार के अंतर्गत आने वाले सभी संस्थान और सभी निकाय मिलकर राज्य का निर्माण करते हैं। वास्तव में तो यही है। 13 में अगर अनुच्छेद 13 की बात करें तो 13 में मूल अधिकारों के अल्पीकरण की विधियां दी गई हैं। मूल अधिकारों के अल्पीकरण मतलब कुछ विशेष परिस्थितियों में इनको कम या समाप्त किया जा सकता है। कुछ विशेष परिस्थितियों में ये ऐसा सिर्फ राष्ट्रपति द्वारा ही किया जा सकता है। आगे अगर हम देखें तो वापस आते हैं समानता का अधिकार। सबसे पहले बात आती है समानता का अधिकार। अगर हम मेन मूल अधिकारों की बात करें तो वो 14 से प्रारंभ होते हैं और 30 तक चलते हैं। वास्तविक में मूल अधिकार जो है वो 12 से 35 तक हैं, लेकिन जो मुख्य रूप से पूछे जाते हैं एग्जाम में वो 14 से लेकर 30 और 31 छोड़ के फिर 32 वाला जो, क्योंकि 31 का जो था वो मूल अधिकार की श्रेणी से हटाकर कानूनी श्रेणी में रख दिया गया है, जो कि संपत्ति के अधिकार से रिलेटेड था। अब बात आती है कि समानता का अधिकार, अनुच्छेद 14। समानता की बात करें तो विधि के समक्ष समानता। विधि के समक्ष समानता में अगर हम देखें तो भाई चाहे लड़का हो, लड़की हो, महिला हो, पुरुष हो, कोई भी व्यक्ति हो, अमीर हो, गरीब हो, देश में सभी कानून के हिसाब से समान है। यानी जो सजा हत्या की, अगर किसी व्यक्ति ने किसी की हत्या कर दी है और हत्या के उपरांत अगर कोई गरीब है तो उसको भी वही सजा दी जाएगी, कोई अमीर है तो उसको भी वो सजा दी जाएगी। हालांकि भाई भारत है, होता नहीं है ऐसा। सबको पता है कि अमीर इस तरीके के कर्म करने के बाद छूट जाते हैं और गरीब जेल में सड़ते रहते हैं। तो ये भारत है, यहाँ पे सब कुछ संभव है। तो वास्तव में अगर हम देखें तो समानता का अधिकार हमारा है, विधि के समक्ष समानता। क्यों? कानून के समक्ष सभी व्यक्ति समान होंगे। अगर सभी व्यक्तियों के समान होने की स्थिति देखें तो जैसा भी हमने बताया, अमीर हो, गरीब हो, कानून की दृष्टि में सभी समान है। इसके बाद आगे अगर हम देखें तो आता है अनुच्छेद 15। अनुच्छेद 15 में देखें
तो सबको पता है कि अनुच्छेद 15 में जन्म, स्थान, लिंग आदि के आधार पर भेदभाव नहीं किया गया है। अनुच्छेद 15 अनुच्छेद 15 इसमें अगर हम देखें तो धर्म, जन्म और धर्म है आधार पर भेदभाव का ना होना। सीधी सी बात है। कोई भी व्यक्ति हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, भारत में अगर हम देखें तो भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है कि नहीं है? तो भारत धर्म एक तो यहाँ पर धर्म आधारित भेदभाव क्या स्वीकार्य होगा? नहीं। क्यों? यहाँ पर कोई भी व्यक्ति हिंदू है तो उसके लिए भी वही सजा का प्रावधान है, मुस्लिम है तो उसके लिए भी वही सजा का प्रावधान है, या किसी अन्य जाति से धर्म से बिलोंग करते हैं तो आपके लिए उसी सजा का प्रावधान है। उसके बाद जन्म स्थान में अगर हम जन्म स्थान में देखें तो भाई पूर्वोत्तर के लोग कुछ अलग दिखते हैं, दक्षिण भारत के अलग दिखते हैं, उत्तर भारत के अलग दिखते हैं और पश्चिमी भारत के अलग दिखते हैं। तो क्या उनके बीच कुछ भी असमानताएं हैं? क्या अगर किसी व्यक्ति को दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है तो क्या वो पूर्वोत्तर भारत का है, उसको एडमिशन नहीं दिया जाएगा सिर्फ इस आधार पर कि वो पूर्वोत्तर भारत का है? नहीं। इसीलिए अगर हम देखें तो जन्म स्थान के आधार पर भी भेदभाव नहीं किया जाता है। फिर आता है लिंग के आधार पर। अगर हम देखें कोई महिला हो कोई पुरुष हो, क्या ऐसा वास्तव में किसी भी संस्थान में है कि कहीं पर महिलाओं को एडमिशन सिर्फ इसलिए नहीं दिया जाता हो क्योंकि वो महिला है? तो भारतवर्ष में ऐसा कहीं नहीं। तो अगर हम अनुच्छेद 15 में देखें, इन चीज़ों के आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया गया है। इसके बाद बात आती है अनुच्छेद 16। अनुच्छेद 16 में क्या दिया है? लोक नियोजन की सेवाओं में है समानता। लोक नियोजन की सेवाओं में अवसर की समानता। वास्तव में अगर हम देखें तो लोक नियोजन क्या है? हम सीधी सी बात, सरकारी क्षेत्र, सरकारी नौकरी नहीं कहेंगे, सरकारी क्षेत्र, किसी भी प्रकार के सरकारी क्षेत्र में क्या अवसर की समानता की बात करें तो क्या ये अवसर की समानता यहाँ पर नहीं है? जनरल वालों के लिए 28 वर्ष एज निर्धारित की गई है, वहीं ओबीसी वालों के लिए 3 वर्ष की छूट का प्रावधान है, SC ST वालों के लिए 5 वर्ष की छूट का प्रावधान है। तो ये अवसर की समानता दी गई है। प्रारंभ में जिस समय संविधान बना था भाई, उस समय तो ये अवसर की समानता थी, लेकिन क्या प्रेजेंट टाइम पे ये सही है? हमारी समझ से तो भाई ये नहीं चाहिए। आर्थिक दृष्टि पर समानता होनी चाहिए। जो आरक्षण का अगर हम देखें बेस होना चाहिए वो आर्थिक आधार पर होना चाहिए। खैर उस समय पे ये ज़रूरत थी, तो उस समय पे ये संविधान बनाने वाले लोगों ने, जो संविधान निर्माण सभा के सदस्य रहे होंगे या अध्यक्ष रहे होंगे, उन्होंने ये चीज़ें दी। उसके बाद बात आती है अनुच्छेद 17। अगर अनुच्छेद 17 की बात करें, अस्पृश्यता का अंत। अगर अस्पृश्यता का अंत की बात करें, या तो अस्पृश्यता का अंत बोलो या इसको हम छुआछूत का अंत भी कह सकते हैं। वास्तव में अगर देखें तो अनुच्छेद 17 जिस समय संविधान बना था, सबको पता है कि संविधान बनाने में 2 साल 11 माह 18 दिन का समय लगा और 26 नवंबर 1949 को संविधान बनके तैयार हुआ था। वर्तमान परिदृश्य में देखें तो लगभग 75-76 साल हो चुके हैं तब से अब तक। तो क्या तब से अब तक सभी दिशाओं में विकास हुआ है? भारत के सभी क्षेत्रों में विकास हुआ है? क्या इस क्षेत्र में विकास नहीं हुआ है? हुआ है। अगर हम 1950 का परिदृश्य देखें भारत का, तो उस समय जो गांवों से लोग बाहर जाते थे या घरों से लोग बाहर जाते थे कमाने के लिए, नौकरी के लिए, या किसी दूर दराज लोग जाते थे बैलगाड़ी से, साइकिल से, लोग अपना भोजन पानी स्वयं ले जाते थे। सबके यहाँ सुना होगा, सबने सुना होगा अपने यहाँ कि भाई बाबा जाते थे, नाना जाते थे, तो सत्तू और एक लोटा और पता चला कहीं भी कुएं से पानी निकाला अपना, ठीक। वर्तमान परिदृश्य में देखें, जितने ढाबे रेस्टोरेंट ये सब खुले हुए हैं, तो जो लोग जाते हैं बाहर घूमने, क्या वो किसी से किसी की कास्ट पूछ के खाते हैं कि नहीं आपकी जाति क्या, आप बताओ तभी हम खाएंगे? ऐसा तो कहीं कुछ नहीं है। तो अगर हम देखें तो छुआछूत का अंत हुआ है। भारत से 90% आज छुआछूत का अंत हो चुका है पिछले 70-75 सालों में। हाँ, मान सकते हैं कि 10% कहीं आज भी गाँवों में कुछ बहुत है, क्योंकि कई बार पेपर वगैरह में न्यूज़ पढ़ने को मिल जाती है।
तो वो 10% आज भी वो संकुचित मानसिकता वाले लोग हैं। बाकी अगर हम पूरे भारत की बात करें तो हमें नहीं लगता कि पूरे भारत में कहीं भी ऐसा कुछ है, छुआछूत ऐसा कुछ है। क्यों? चाहे अब गांव का आदमी हो या शहर का आदमी हो, वो जब बाहर घूमने जाता है या बाहर कहीं भी जाता है, रास्ते में रुक के खाता जरूर है। और कोई भी किसी भी चाट वाले से, ठेले वाले से, दुकान वाले से कोई ये नहीं पूछता है कि भैया तुम्हारी जात क्या है, या आप किसी रेस्टोरेंट में खाने गए, आपको जो वेटर देने आ रहा है आप उससे उसकी कास्ट नहीं पूछोगे। तो हमारे समाज से तो छुआछूत कांड पूरी तरीके से हो चुका है। लेकिन जो पेपर वगैरह में थोड़ी बहुत न्यूज़ें सुनने को मिलती है, उससे लगता है कि आज भी ये 90% तक ही खत्म हुआ है, 10% आज भी है। लेकिन जिस हिसाब से शिक्षा का दायरा बढ़ता चला जा रहा है, उस हिसाब से अगर हम देखें तो आने वाले 10 से 20 सालों में ये जो 10% आज भी बचा हुआ है, ये भी पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगा। ठीक, अगर इसके बाद देखें तो इसके बाद आता है भाई हमारा अनुच्छेद 18। अनुच्छेद 18 में दिया है उपाधियों का अंत। उपाधियों के अंत की अगर हम बात करें तो वास्तव में उपाधियां थी क्या? किसको उपाधि दी जाती थी? तो जिस समय देश आजाद नहीं हुआ था, जिस समय देश आजाद नहीं हुआ था, उस समय अंग्रेज जो भारतीय प्रबुद्ध वर्ग के लोग थे, जैसे महात्मा गांधी हुए, जवाहरलाल नेहरू हुए, सरदार वल्लभ भाई पटेल हुए, ऐसे लोगों को, जो प्रबुद्ध वर्ग के लोग थे, ऐसे लोगों को टाइटल प्रदान करते थे, उपाधि देते थे। ठीक, जैसे महात्मा गांधी, महात्मा क्या है? एक प्रकार की उपाधि है। हाँ, वो बात अलग है कि अंग्रेजों ने नहीं दी है, लेकिन है तो उपाधि ना। प्रेजेंट टाइम पे अगर, ये तो अंग्रेजों के जमाने की बात हो गई, तो जिस समय संविधान लागू हुआ उस समय ये डिसाइड किया गया था कि भाई देश में वीवीआईपी कल्चर नहीं होगा, क्योंकि अंग्रेज जिसको टाइटल देते थे, उपाधि देते थे, उसके लिए वो वीआईपी हो जाता। तो मतलब वो, जैसे अंग्रेजों को सबको पता है कि काले लोगों का ट्रेन में जनरल डिब्बे में यात्रा करना था, एसी डिब्बे में मतलब भारतीय लोग सफर नहीं कर सकते थे, ऐसा कुछ था। ठीक, तो उस समय पे जिसके पास ये टाइटल यानी जो उपाधियां दी जाती थी, इस उपाधि से आपको इतनी छूट मिल जाती थी कि आप एसी डिब्बे में सफर कर सकते हो। तो सीधी सी बात है, उस समय ये डिसाइड हुआ था कि जिस समय संविधान बन के तैयार होगा, संविधान लागू किया जाएगा, ये वीवीआईपी कल्चर खत्म कर दिया जाएगा, तो सभी भारतीय एक समान हो जाएंगे। और वर्तमान परिदृश्य में क्या है? वीवीआईपी कल्चर बढ़ता जा रहा है। उसका रीजन क्या? आज भी उपाधियां दी जाती हैं। अगर हम उपाधियों के अंत के बारे में कहें तो उपाधियों के अंत, और लास्ट में एक पॉइंट जुड़ा था, शिक्षा और सेना के क्षेत्र को छोड़कर। शिक्षा और सेना के क्षेत्र को छोड़कर मतलब शिक्षा में, जैसे सबको पता है पीएचडी करने के बाद डॉक्टर की उपाधि मिलती है। डॉक्टर क्या, वो डॉक्टर लिखा होने से डॉक्टर थोड़ी ना बन जाता है, उसने पीएचडी क्वालिफाई किया है, इसलिए उसको डॉक्टर की उपाधि दी गई है, ना कि वो डॉक्टर है। इसी तरीके सेना में, जैसे महेंद्र सिंह धोनी ने कौन सा सीडीएस और एनडीए दिया है, जो वो सेना की जो नौकरी मिली हुई है उनको मानद उपाधि कहते हैं उनको। कई ऐसे क्रिकेटर हैं जिनको इस तरीके की मानद उपाधियां दी गई हैं। तो उसी समय ये कहा गया था उपाधियों का अंत तो होगा, लेकिन शिक्षा और सेना के क्षेत्र को छोड़कर। ठीक, तो वर्तमान परिदृश्य में अगर हम देखें तो उपाधियां तो नहीं है, लेकिन इस समय पुरस्कार दिए जाते हैं, जैसे भारत रत्न, पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण। तो अगर हम वास्तव में देखें तो यहाँ वीवीआईपी कल्चर समाप्त करना है तो भाई आपको ये टाइटल अपने आगे नहीं लिखना चाहिए। लेकिन आजकल न्यूज़ रिपोर्टर हो, चाहे प्रिंट मीडिया हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, वो लोग खुद ही छापते हैं भारत रत्न फला फला, उनके घर में ऐसा हो गया। तो आप खुद ही वीआईपी कल्चर को बढ़ावा दे रहे हो, क्योंकि उस समय तो संविधान में दे दिया गया उपाधियों का अंत। आप अपने नाम के आगे भारत रत्न नहीं ऐड कर सकते हो, ये गलत बात है। आपको मिला है पुरस्कार, आप सम्मानी हो, सारी चीज़ें ठीक है, लेकिन कहीं भी आप अपना नाम देंगे तो उसके आगे ये नहीं जोड़ना चाहिए, क्योंकि अनुच्छेद 18 में ये वर्णित नहीं है, समाप्त कर दिया गया है, जिससे पता चलता है कि आपको वीआईपी कोटे में लेना है। तो भारत में देखें तो इस समय भाई वीआईपी कोटों की, वीआईपी लोगों की संख्या पे अगर हम गिनती करना शुरू करें तो गिनती नहीं हो पाएगी, इतनी है, कर पाएगा कोई गिनती? तो ये जो कल्चर समाप्त करने का प्रयास किया गया था वो समाप्त नहीं हो पाया, अभी तो उससे 10 गुना ज़्यादा बढ़ चुका है। ठीक, उसके बाद आता है अनुच्छेद 19। अनुच्छेद 19 मूल अधिकारों का सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद है। वास्तव में देखें तो अनुच्छेद 19 में 19A, यहाँ अभिव्यक्ति की आज़ादी, भाई आज आज़ादी मिली है इसीलिए अभिव्यक्ति की आज़ादी चल रही है। अभिव्यक्ति की आज़ादी के अंतर्गत इसी में हमारी प्रेस की स्वतंत्रता आ जाती है।
ठीक, वास्तव में अभिव्यक्ति की आज़ादी है क्या? आप देखते हो अगर किसी दूसरे देश में जहाँ पर लोकतंत्र डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं है, वहाँ आप देश के प्रधानमंत्री को कुछ भी नहीं कह सकते हो। कह सकते हो? ना तो प्रधानमंत्री को कुछ कह सकते हो, ना राष्ट्रपति को कुछ कह सकते हो, किसी भी व्यक्ति को कुछ नहीं कहा जा सकता है। लेकिन भारत में कोई भी छोटे तबके का हो, बड़े तबके का हो, कैसा भी व्यक्ति हो, वो प्रधानमंत्री को भी 4 बातें सुना लेता है। यही तो, अगर हम वास्तव में देखें तो भाई यही तो अभिव्यक्ति की आज़ादी है कि इतने बड़े पद पर बैठे हुए सम्मानीय व्यक्ति को अगर आप कुछ भी कह पा रहे हो तो ये अभिव्यक्ति की आज़ादी है। आप सरकार के विरुद्ध कुछ बोल पा रहे हो तो ये अभिव्यक्ति की आज़ादी है। मतलब आप अपनी बात का पक्ष रखने के लिए स्वतंत्र हैं। यही तो अभिव्यक्ति की आज़ादी है। मानते हैं कि कई, जैसे प्रेस की स्वतंत्रता, कई ऐसी मीडिया हैं जो सरकार के विरुद्ध नहीं बोलती हैं, लेकिन उनमें से कुछ ऐसे भी हैं जो सरकार से सवाल भी पूछती हैं, सरकार के विरुद्ध भी जाती हैं नहीं जाती हैं? भाई सीधी सी बात है। तो यही तो प्रेस की स्वतंत्रता है। प्रेस को संसद का चौथा स्तंभ बोला जाता है। वो इसीलिए क्योंकि प्रेस निष्पक्ष होकर काम करती है। ठीक, इसके बाद अगर हम बात करें अनुच्छेद 19 में, तो इस तरीके की हमको कई स्वतंत्रताएं दी गई हैं। जैसे इसके बाद किसी भी तरीके का शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन या सम्मेलन करने की स्वतंत्रता। अगर हम शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन करने की स्वतंत्रता की बात करें तो भाई किसको पता है वर्तमान समय में अगर आप कहीं भी किसी भी मूर्ति के नीचे बैठ जाओ, जैसे देखा होगा कई जगह धरना प्रदर्शन चल रहा है, कुछ शहर ऐसे हैं जहां पर वो धरना स्थल चिन्हित होते हैं। जैसे अगर हम अपने कानपुर की बात करें तो भारत माता का मंदिर बना हुआ है बड़े चौराहे पे, वहाँ पे धरना प्रदर्शन है। कोई भी पार्टी हो, कोई भी स्टूडेंट यूनियन हो, किसी भी चीज़ को लेके धरना प्रदर्शन होता है, वहीं पे होता है। दिल्ली में सबको पता है जंतर मंतर, जितने लोग भी जाते हैं सब कहाँ जाते हैं? चलो भाई जंतर मंतर। तो ये जो शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन है, शांतिपूर्वक कोई भी व्यक्ति भारत में संघ का निर्माण कर सकता है, यानी पार्टी का निर्माण कर सकता है और शांतिपूर्वक किसी भी प्रकार का धरना सम्मेलन में भाग ले सकता है। इसके बाद अगर हम आगे बात करें तो आप पार्टी बनाइए। देश में कितनी पार्टियां हैं आपको खुद ही नहीं पता होगा, और वास्तव में अगर काउंट करें तो उंगलियों पे काउंट भी नहीं होंगी। अन्य देशों की अपेक्षा अगर भारत में देखें तो भारत एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, किसी को भी पार्टी बनाने का अधिकार है। आप देखिए, एक नेता एक पार्टी से, किसी बड़ी पार्टी से अलग होता है, वो तुरंत अपनी एक पार्टी बनाता है, कोई नहीं छोड़ता एक दूसरे को। आप फिर दोबारा शामिल हो जाएंगे, फिर वो पार्टी बनी है, अब वो अपनी पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं। तो इस तरीके से देखें, हिंदू महासभा, बजरंग दल, कानपुर महासंघ, न जाने कितनी पार्टियां। तो अगर आप काउंट करने पे आ जाएंगे तो नहीं काउंट कर सकते। तो क्या ये संविधान का लचीलापन ही तो है कि उसने आपको पार्टी या संघ बनाने की छूट दे रखी है। अगर ये संविधान में वर्णित नहीं होता तो क्या आप बना सकते थे? सरकार उस पर रोक लगा सकती थी और शक्तिपूर्वक रोक लगा सकती थी। तो ऐसा कुछ नहीं किया है। उसके बाद अगर हम बात करें तो भारत के राज्य क्षेत्र में, यानी आप सबसे पहले तो आप किसी भी प्रकार का शांतिपूर्वक सम्मेलन कर सकते हो। उसके बाद संघ यानी पार्टी बनाने की स्वतंत्रता है। अब बात आती है कि पूरे भारत में निर्बाध रूप से कहीं भी घूमने की स्वतंत्रता। वास्तव में अगर हम देखें तो भारत के कुछ विशिष्ट क्षेत्रों को अगर हम छोड़ दें जहां पर सेना का कानून लागू है, जो प्रोहिबिटेड क्षेत्र हैं जहां पर हम नहीं जा सकते, या फिर कुछ ऐसी विशिष्ट जनजातियां वहां निवास करती हैं जहां पर हमारे जाने से उनकी कला एवं संस्कृति में प्रभाव पड़ेगा, यानी अगर हम लोग वहां पहुंचते हैं तो उन लोगों की कला संस्कृति प्रभावित होगी। जैसे अंडमान निकोबार द्वीप में ऐसे कई आइलैंड हैं, द्वीप हैं, जहां पे ऐसी नरभक्षी जनजातियां रहती हैं कि जो हम लोगों को जानती नहीं, जिन्होंने हम लोगों को देखा ही नहीं, मतलब उन्होंने पैंट शर्ट पहने और बेल्ट और मोबाइल लगाए हुए, चश्मा लगाए हुए देखा ही नहीं आदमी, क्योंकि वो अभी भी पिछड़े हैं, वो अभी भी आदि मानव काल में जी रहे हैं। उनके यहाँ आज भी ये रीत है कि अगर कोई मान लो मृत्यु हो जाती किसी की तो वो उसको भोजन बना के खा लेते हैं। कहीं ऐसा नहीं दिया कि नहीं उसको मिट्टी में दबा देते हैं, कब्र बना के गाड़ देते हैं या कहीं जला दिया जाए, कहीं ऐसा कोई प्रावधान है। वो अपने रिश्तेदारों को ही भोजन के रूप में खा जाते हैं, इसीलिए उनको नरभक्षी कहा जाता है। ठीक, तो अगर वास्तव में देखें तो ऐसे कुछ विशेष क्षेत्रों को अगर हम छोड़ दें तो बाकी आप पूरे भारत में किसी भी जगह पर जाने के लिए स्वतंत्र हैं, कहीं भी आपको जाने से रोका नहीं जाएगा, ऐसा हमारा संविधान कहता है। इसके बाद एक और चीज़ है कि जब हम कहीं भी घूम सकते हैं, अगर हम पूरे भारत में कहीं भी जा सकते हैं तो भैया हमें कहीं भी बसने की स्वतंत्रता है। अभी तक जम्मू कश्मीर में भी नहीं था, वो भी
मिल गया है। भाई अभी तक क्या था, 370 जब तक लागू थी तब तक वहाँ पे ये व्यवस्थाएं नहीं थी कि हम वहाँ जाके बस सकते हैं। बसने का मतलब हम किराए पे तो रह सकते थे, हम अपनी स्वयं की ज़मीन नहीं खरीद सकते। अब हम वहाँ पे भी अपनी स्वयं की ज़मीन खरीद सकते हैं। तो सीधी सी बात है, अगर हम पूरे भारत में विचरण कर रहे हैं तो हमको पूरे भारत में बसने का भी अधिकार है। हम कहीं भी पूरे भारत में जाकर बस भी सकते हैं। ठीक, इसके अलावा अगर हम आगे देखें तो इसी आर्टिकल के तहत भाई सीधी सी बात है, हम पूरे भारत में भ्रमण कर सकते हैं, हम पूरे भारत के किसी भी प्रोहिबिटेड क्षेत्र को छोड़कर बसने के लिए भी स्वतंत्र हैं। और बस जाएंगे तो खाएंगे क्या? यानी अगर हम पूरे भारत में विचरण के लिए स्वतंत्र हैं, पूरे भारत में कहीं भी बसने के लिए स्वतंत्र है, निवास स्थान बनाने के लिए स्वतंत्र हैं, तो हम पूरे भारत में कानूनी रूप से लीगल वे में कोई भी व्यापार करने के लिए स्वतंत्र हैं। ऐसा नहीं है कि हाँ भाई पूरे भारत में कहीं भी व्यापार करने के लिए स्वतंत्र है, तो संविधान में तो कहीं दिया ही नहीं व्यापार करने के लिए, वहाँ गए चोरी करने लगे। भाई व्यापार है, पुलिस आई व्यापार कर रहे हैं, तो इसीलिए उसमें वर्णित है कि भैया किसी भी तरीके से कानूनी तौर पे वैध व्यापार करने के लिए आप स्वतंत्र हैं। ऐसा नहीं आप इलीगल काम करने लगे, सोने की तस्करी करना शुरू कर दी, भाई पुलिस आएगी तो हमको तो व्यापार करने की छूट मिली, क्या करते हो, सोने की तस्करी। तो ऐसा कुछ नहीं हो सकता है। तो इसीलिए उसमें वर्णित है कि कानूनी रूप से आप कोई भी वैध व्यापार कर सकते हैं। ठीक, तो कुल इतनी स्वतंत्रताएं हैं जो हमारे अनुच्छेद 19 में दी गई हैं। इसके बाद अगर हम बात करें तो अनुच्छेद 20 में, अनुच्छेद 19 की स्वतंत्रताओं में अगर किसी को कोई डाउट हो तो बताओ। कोई डाउट नहीं? चलो अब अनुच्छेद 20 की बात करते हैं। अनुच्छेद 20, अगर अनुच्छेद 20 में देखें तो अपराध दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, ठीक, वास्तव में अगर हम देखें तो अपराध दोष सिद्धि के संबंध में अगर हम संरक्षण की बात करें तो अपराध दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण की व्यवस्था क्या है? मतलब अगर हम इसमें वास्तव में देखें तो संरक्षण है भाई, एक अपराध के लिए आपको एक ही बार सजा दी जाएगी, इससे ज़्यादा सजा का प्रावधान नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है, पता चला 1950 में कोई कानून बना और उस समय उस कानून के तहत सजा का प्रावधान था 5 साल, आपने उस समय सजा काट ली, आने वाले समय में 25 साल बीते, उस कानून में संशोधन कर दिया गया, भाई उस समय सजा का प्रावधान था 5 साल, अब कानून में संशोधन करके उस सजा का प्रावधान कर दिया गया 25 साल। अब पता चला सन 75 आ चुका है, आप जर्जर अवस्था में आ चुके हैं, भाई बुढ़ापे की ओर अग्रसर है। अब उस 25 साल बीतने के बाद आपको फिर पुलिस पकड़ ले जाए, भैया उस समय 5 साल काट के गए थे सिर्फ, अभी तो ये 20 साल और काटने हैं, तो ये संभव है नहीं। मतलब आपको एक बार में एक ही सजा के लिए व्यवस्था की गई है, एक बार से ज़्यादा आपको सजा नहीं दी जा सकती है किसी भी सजा मतलब अपराध के लिए। उसके बाद अगर हम बात करें कि किसी भी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। जैसे तुम लोगों ने सुना होगा भैया पुलिस वाले 3rd डिग्री देते हैं, कबूल करो कबूल करो कबूल करो, नहीं दे डंडा ठीक कर देंगे, तो ये क्या, ये तो बाध्यता है, ये गलत है। विरोध कोई कर सकता है नहीं, क्योंकि एक्चुअल में कहीं भी लिखा पढ़ी में नहीं है, कहीं भी कोई सबूत नहीं होता। पुलिस वाले सबूत थोड़ी देते हैं कि खुले में मार रहे हैं, अगर 3rd डिग्री भी देंगे तो बंद कमरे में देंगे। यानी संविधान में पूर्णतया ये वर्जित है कि आपको कोई भी व्यक्ति आपके विरुद्ध ही गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। जैसे कुछ मामलों में इसमें छूट भी है, जैसे अगर हम बात करें तो जैसे वो होता है नार्को टेस्ट होता है, सबको पता है, उसमें व्यक्ति भाई एक क्या होता है, एक इतनी ज़्यादा मात्रा में ड्रग्स दे दिया जाता है कि आदमी का दिमाग स्थिर हो जाए। जैसे कई बार देखा होगा जो पियक्कड़ होते हैं, पीने वाला व्यक्ति शाम के बाद 7 बजे के बाद वो बिल्कुल सही बोलना शुरू करता है। क्यों? उसका जो मानसिक संतुलन होता है वो हिला हुआ होता है, भाई दिमाग स्थिर नहीं होता है। उसको पता होता है वो दिन भर में जितनी सच्चाई होती है रात में पूरी बयां कर देगा, दिन में कितना भी तुमसे छुपाए, लेकिन रात में जहाँ 7 बजे के बाद वो अपने अड्डे पे पहुँचे उसके बाद तुमको जो नहीं भी बताना है वो भी बता देंगे। तो क्या अगर हम देखें तो वो उस व्यक्ति की मानसिकता नहीं होती है, वो अल्कोहल का कमाल होता है। तो इसी तरीके कुछ विशेष प्रकार के ड्रग्स दिए जाते हैं जिसके कारण आदमी स्वयं के विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य हो जाता है। इसमें लेकिन बीच में कुछ पॉइंट भी हैं,
जैसे सुप्रीम कोर्ट की अनुमति के बगैर किसी भी व्यक्ति को इस तरह से गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। यानी जब तक सुप्रीम कोर्ट आदेश नहीं देती है तब तक आप ऐसा नहीं कर सकते हो। तो आदेश के लिए हमें कहाँ जाना पड़ेगा? नहीं, ऐसे तो किसी भी चोर को पकड़ा, गवाही देनी तो दिया और कबूल करवा लिया, मारने की जरूरत ही नहीं है। तुम हिलते डुलते बता ही दोगे सारी बातें। ठीक, तो ये अनुच्छेद 20 में। अगर हम 21 में आए तो सबको पता है कि अनुच्छेद 21 में दिया गया है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। अगर अनुच्छेद 21 की बात करें तो वास्तव में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के लिए संरक्षण की व्यवस्था दी है जो अनुच्छेद 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, दैहिक स्वतंत्रता। ठीक, वास्तव में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता है क्या? मतलब भारत में भैया देखो, जीने पे तो जीने नहीं देंगे और जीने के साथ साथ मरने भी नहीं देंगे। उसका रीजन है, कभी देखा हो कि किसी ने आत्महत्या की हो, पुलिस वालों ने पकड़ लिया तो उसको उठा के जेल भेज दिया। भारत में आत्महत्या एक अपराध है। अगर आपको पुलिस वाले आत्महत्या करते हुए पकड़ते हैं तो सबसे पहले तो भाई नॉर्मली है, जो इंसानियत होती है उसमें क्या होता है, समझाया जाता है क्यों कर रहे हो, आपका जो माइंड होता है वो पढ़ा जाता है, काउंसलिंग कराई जाती है कि ऐसा क्यों करना चाहते हो, नहीं करो, समझाया जाएगा। फिर भी नहीं मान रहे हैं कि नहीं हमको तो मरना ही है, तो भैया उठा के जेल भेज देंगे। कम से कम 6 माह तुमको बाहर नहीं निकलने देंगे, मतलब मरने तो देंगे नहीं। कभी अगर किसी को देखा हो, पुलिस वाले जब गिरफ्तार करते हैं तो उसकी पूरी तलाशी ले लेते हैं। मतलब जिन जिन चीज़ों से अंदेशा होता है कि इन चीज़ों से वो आत्महत्या कर सकता है, फांसी लगा सकता है या ब्लेड से काट सकता है, जो भी चीज़ें, पूरी तलाशी लेकर उससे दूर कर देते हैं। मतलब आप पुलिस कस्टडी में मरने भी नहीं देंगे। मतलब तुम चाहे कितना भी परेशान हो जाओ, तुमको जीने तो नहीं दे रहे हैं लेकिन मरने भी नहीं देंगे। तो भैया भारत में यही प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रताएं हैं कि आत्महत्या भी करना एक अपराध है। इसीलिए अगर हम वास्तव में देखें तो कई बार ऐसी स्थितियां होती कि कई लोग 20-25 सालों से कोमे में पड़े हैं, उनको होश नहीं, घर वाले मर गए, उनका इलाज करा करा के सब कुछ बिक गया है, लेकिन फिर भी उनकी हत्या नहीं की जा सकती। भाई उनकी जरूरत नहीं है। जो व्यक्ति 20 सालों से कोमा में है, किस काम का है किसी के? लेकिन फिर भी कुछ, जैसे दूसरे देशों में, कई ऐसे देशों में है कि जो ये सुसाइड यानी आत्महत्या वैलिड है। उसमें इस तरीके का होता है कि इस तरीके की कोई कंडीशन होती है, उसमें एक इंजेक्शन देके उस व्यक्ति का की जान ली जा सकती है। ठीक, तो वो हत्या नहीं मानी जाएगी। लेकिन भारत में अगर ऐसा किसी ने कर दिया, भले ही वो 20 साल से कोमा में हो, लेकिन उसको आप जहर देके मार नहीं सकते हो। अगर आपने मार दिया तो आपके ऊपर जो साधारण व्यक्ति को मारने पर सजा मिलेगी, वही उस व्यक्ति को मारने पर सजा मिलेगी। तो भारत में आत्महत्या वैध नहीं है। ठीक, इसके बाद आता है, इसी का एक अनुच्छेद है या पार्ट कह सकते हैं 21 का। वास्तव में ये मौलिक अधिकार बहुत पहले आना चाहिए और जिस समय संविधान बना था हमें लगता है उसी समय इसकी जरूरत थी। ये क्या है? शिक्षा का अधिकार। और वास्तव में ये शिक्षा किसके लिए है? 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था कराएगी कौन? सरकार। सरकार द्वारा 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए, 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की गई है। और इसमें भी कुछ चीज़ें हैं, जैसे जो 5 तक के जो स्कूल हैं, यानी जिनको प्राइमरी स्कूल कहते हैं, प्राइमरी स्कूल में 1 किलोमीटर के अंदर गवर्नमेंट उपलब्ध कराएगी। और जो जूनियर स्कूल है यानी 5 से 6 से 6, 7, 8 वाले, ये जो 6, 7, 8 वाले हैं, ये जहाँ पे भी बच्चा रह रहा है उसके 3 किलोमीटर के अंदर परिदृश्य में ये स्कूल होंगे। यानी ये गवर्नमेंट के लिए आदेश दिया गया है 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था। दूसरा, प्राइमरी स्कूल 1 किलोमीटर की रेंज में होना चाहिए, जूनियर स्कूल 3 किलोमीटर की रेंज में होना चाहिए। ठीक, और ये जो हमारा आर्टिकल है 21 का में इसलिए दिख रहा है का, जहाँ कहीं भी ABCD दिखा समझ लो ये बाद में जुड़ा है। ठीक, अगर हम 21 का की बात करें, ये कब जोड़ा गया है? 86 अमेंडमेंट में, 86वें संविधान संशोधन। और कब? 2002। ये शिक्षा के अधिकार के तहत जोड़ा गया है। ठीक, अब इसके बाद आता है अनुच्छेद 22। अगर हम अनुच्छेद 22 की बात करें, अनुच्छेद 22 में क्या दिया है? बोलो भाई, कोई नहीं पता है? देखो, अनुच्छेद 22 की अगर हम बात करें, अनुच्छेद 22 में
कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण है। मतलब आपको जबरदस्ती तरीके से, गैर कानूनी तरीके से नज़रबंद नहीं किया जा सकता है। जैसे अभी सबको पता है 370 जब हटाई गई थी तो कश्मीरी नेताओं को जबरदस्ती नज़रबंद कर दिया गया था। वो सही था। अगर कश्मीरी नेता नज़रबंद नहीं किए जाते तो उस समय कश्मीर में बहुत बड़ा दंगा हो सकता था। सरकार को अंदेशा था तो गैर कानूनी तरीके से तो उन्होंने नहीं बंद किया। हालांकि कश्मीरी नेताओं ने सुप्रीम कोर्ट में कई रिटें डाली कि हमको ज़बरदस्ती गैर कानूनी तरीके से नज़रबंद किया गया है, कोई फ़र्क नहीं पड़ा, क्योंकि वो गैर कानूनी तरीका नहीं था। सरकार को पहले से अंदेशा था कि अगर ये व्यक्ति बाहर होगा तो ये वहाँ पर दंगा फसाद जरूर कराएगा। और ये ऐसा कश्मीर के मामले में नहीं, कहीं के लिए भी हो सकता है। अगर आपसे अंदेशा हो जाए सरकार को कि इस व्यक्ति के आने से या जाने से ये भड़काऊ भाषण देंगे तो दंगा भड़क जाएगा, आपके ऊपर बैन लगाया जा सकता है। कई बार देखा होगा, कहीं किसी की हत्या हो गई, कहीं चोरी हो गई, या कहीं मतलब सामूहिक हत्याकांड हो गया, तो देखा होगा बड़े बड़े जो विरोधी पार्टी के नेता होते हैं वहाँ पहुँचने का प्रयास करते हैं और सरकार की पुलिस द्वारा उनको रोका जाता है। वो कारण एकमात्र यही होता है, उनसे और कोई खतरा नहीं होता है। उनको पता होता है कि ये वहाँ जाएंगे, ये पूरी तरीके से भड़काने का प्रयास करेंगे, इसीलिए उनको उस क्षेत्र में जाने से ही रोका जाता है। पहले ही देखो पुलिस वाले पकड़ के सर्किट हाउस भेज देते हैं या जो अस्थायी रूप से जेल बनाई जाती है वहाँ भेज देते हैं। ठीक, इसके बाद अगर हम बात करें, अगर आपको जैसे कई बार मूवी वगैरह में देखा होगा तो पुलिस वाले पकड़ने आए तो पूछ लिया भैया का वो सर्च वारंट है, पूछते ना, ऐसे पूछते हैं पुलिस वाले। अगर किसी को पकड़ने पुलिस आ जाए और पुलिस वाले से पूछो सर्च वारंट है तो 4 तमाचे और देगा, उठा के तुमको बंद कर देगा। ये सिर्फ पुलिस वालों के लिए कॉन्सेप्ट अगर हम देखें, मूवी वगैरह तक तो ठीक है, रियल में ऐसा कुछ नहीं है। हालांकि संविधान में ये भी वर्णित है कि आपको बिना कारण बताए कोई भी गिरफ्तार नहीं कर सकता है। दूसरा, आपको अपने पसंदीदा वकील से बात करने का अधिकार है, और इसीलिए देखा होगा वकील बात करने आपसे आएगा, आपको घर वालों से भले ही चाहे ना कोई मिलने दे, लेकिन अगर वकील आ गया है तो फिर वकील सब देख लेगा। इसी चीज़ का पैसा वकील लेते हैं। भाई थाने में पहुंच गए, तुम्हारे घर वालों से मिलने नहीं दे रहे, अब तुम एक वकील पकड़ ला, भले ही वो टुटपुंजिया टाइप का वकील हो, नहीं बहुत ज़्यादा उसको नॉलेज हो, लेकिन अगर वो काला कोट पहन के आ गया है थाने, चलो भैया वकील साहब आए, मिलना है। मतलब ये संविधान में वर्णित है कि आपको अपनी पसंद के वकील से सलाह मशवरा करने की छूट दी गई है। ठीक, तो ये सारे जो हमारे इस तरीके की जो जितनी भी छूटें हैं वो अनुच्छेद 22 में दी गई हैं। तो वास्तव में अनुच्छेद 22 में क्या है, कुछ दशाओं में गिरफ्तारी के संबंध में संरक्षण, कुछ दशाओं में गिरफ्तारी के संबंध में संरक्षण। ठीक, ये था अनुच्छेद 22। चलिए इसके बाद आते हैं अनुच्छेद 23। अगर अनुच्छेद 23 और 24 की बात करें तो वास्तव में अनुच्छेद 23 में मानव दुर्व्यापार और बलात्श्रम का प्रावधान किया गया, जबकि अनुच्छेद 24 में बाल श्रम पर प्रतिबंध लगाया गया है। अनुच्छेद 23 मानव दुर्व्यापार और बलात्श्रम होता क्या है, सबसे पहले देखते हैं कि अनुच्छेद 23 मानव दुर्व्यापार और बलात्श्रम, और अनुच्छेद 24, क्योंकि ये साथ में ही पढ़ लेते हैं, बाल श्रम। अगर हम मानव दुर्व्यापार और बलात्श्रम की बात करें तो मानव दुर्व्यापार और बलात्श्रम होता क्या है। सबसे पहले मानव दुर्व्यापार सबको पता है ह्यूमन ट्रैफिकिंग होती है। एक्चुअल में जो पूर्वोत्तर भारत है या बांग्लादेश जैसे जो गरीब देश हैं, ऐसे देशों से महिलाओं और बच्चों और पुरुषों को लाकर बड़े बड़े मेट्रो सिटीज़ में बंधुआ मजदूरों के तरीके रख दिया जाता है। ये तो हो गया मानव दुर्व्यापार, यानी किसी भी तरीके से मानव का व्यापार, ऐसा व्यापार जिसमें मानव यानी इंसानों की खरीद फरोख्त की जाती है। दिल्ली, मुंबई जैसे कई बड़े शहरों में देखा होगा कि घरों के नौकरों की व्यवस्था करने के लिए कई ऐसे संस्थान खुले हुए हैं जो नौकरी देने के नाम पर इंसानों की खरीद फरोख्त करते हैं। इसको वास्तव में ह्यूमन ट्रैफिकिंग के मामले के रूप में देखा जाता है, और देश में अब जनता और सरकार दोनों ही इस क्षेत्र में मिला जुला प्रयास कर रहे हैं, इससे पीछा छुड़ाने का या इसको पूरी तरीके से समाप्त करने का। जनता का मतलब है कई तरीके के NGO हैं जो इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं।
बलाश्रम क्या होता है? अगर हम बलाश्रम की बात करें तो बलाश्रम को हम बंधुआ मजदूरी कह सकते हैं। पहले के समय पे जिस समय जमींदारी व्यवस्था थी उस समय बंधुआ मजदूरी चलती थी। लोगों को घरों में बंधुआ बना के रखा जाता था, उनको खाना पीना और कपड़े दे दिए जाते थे, इसके अलावा कोई भी काम करने के लिए वेतन नहीं दिया जाता था। लेकिन अब ये पूरी तरह संविधान बनने के बाद अब ये पूरी तरीके से बैन है। और वास्तव में अगर हम देखें तो बलाश्रम, जैसे आज भी कई बार देखा होगा, पुलिस वाले रात में आपको हर जगह गश्त करते हुए मिल जाएंगे, सबने देखा होगा लगभग। क्या हर बार पुलिस वाले अपनी गाड़ी अपनी जीप से ही गश्त करते हुए मिलते हैं? कई बार ऑटो टेम्पो, जो लोकल में ऑटो टेम्पो चल रही होती है उनको पकड़ लेते हैं। बेचारा ऑटो वाला गैस भी खुद की डलवाता है। अगर पूरी रात वो ऑटो से घूमते रहे तो 300-400 रुपये की तो उसकी गैस चली गई। उसको क्या उस पैसे मांगने की हिम्मत है? किसी पुलिस वाले से कह सकते हैं नहीं, रात भर तुम्हारे साथ घूमे, हमको लाओ 500 रुपये। तुमको स्टेशन से घर आना होगा तो 600 रुपये, क्योंकि वसूलेंगे तो तुम ही से, लेकिन उनसे नहीं। तो अगर हम देखें तो क्या ये बलाश्रम के रूप में नहीं है? आपसे काम करवा रहे हैं, पैसा भी आपका, काम भी आप ही कर रहे हो, लेकिन काम किसी और का कर रहे हो। भाई वास्तव में अगर हम देखें तो इससे अच्छा उदाहरण नहीं हो सकता है। काम किसका हो रहा है? सरकार का। भाई गश्त करना सरकार की जिम्मेदारी, पुलिस वालों की जिम्मेदारी है। क्यों उस ऑटो वाले की जिम्मेदारी है? पुलिस वाले की जिम्मेदारी है। लेकिन पैसा किसका खर्च हो रहा है? उस ऑटो वाले का। काम कौन कर रहा है? वो ऑटो वाला। वो जबरदस्ती रात में नौकरी कर रहा है पुलिस वालों के साथ में, एक एक्स्ट्रा में लेके चल रहे हैं। तो वास्तव में अगर हम देखें तो भाई बलाश्रम कुछ इसी तरीके का कि पैसा भी आपका, काम भी आप करोगे, लेकिन काम किसी और का हो रहा होगा। ठीक। उसके बाद आता है बाल श्रम पर प्रतिबंध। अगर हम बाल श्रम की बात करें तो देखो कई जगह देखा होगा, फैक्ट्रियों के बाहर लिखा होगा 16 वर्ष से या 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों का प्रवेश निषेध है। मतलब अगर किसी फैक्ट्री में छापा पड़ गया और कोई 16 वर्ष का बच्चा या 14 वर्ष का बच्चा या 8-10 साल का बच्चा वहाँ पर पाया जाता, भले ही वो काम नहीं कर रहा हो, आप लाख सफाई दो, फैक्ट्री मालिक के ऊपर केस होना तो बनता है। मजदूर किस्म का बच्चा होना चाहिए, वो नहीं कि वेल अप टू डेट महीने फैक्ट्री मालिक का लड़का भी नहीं जा सकता, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक। यानी मजदूरों पर प्रतिबंध है। क्यों? गवर्नमेंट स्कीम चला रही 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए प्राइमरी शिक्षा, जूनियर शिक्षा उन्होंने निःशुल्क कर रखी है। जब पढ़ने की उम्र है तो काम क्यों करना है? और इस क्षेत्र में कई एनजीओ हैं जो काम कर रहे हैं बाल श्रम के क्षेत्र में, मतलब बाल मजदूरी को हटाने के लिए, पूरी तरीके से जड़ से समाप्त करने के लिए कई एनजीओ, जिसमें से कैलाश सत्यार्थी का एनजीओ सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है। कैलाश सत्यार्थी, उनको कई पुरस्कार भी मिल चुके हैं इस क्षेत्र में। क्या उन्होंने ज़्यादा, कम से कम हमको लगता है 10 लाख से ज़्यादा बच्चों को उन्होंने छुड़वा दिया होगा अभी तक। क्या रेस्टोरेंट, ढाबे और जो ये छोटे छोटे चाय की दुकानें हैं, इनमें कई छोटू काम कर रहे होते हैं। उन्हीं छोटुओं को भाई छुड़ाना होता है। क्यों? वो काम करने की उम्र नहीं है, वो उनके पढ़ने की उम्र है। और गवर्नमेंट ने भी तो 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की है, फिर जूनियर में भी निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की है। ठीक। 24। उसके बाद अब आता है हमारा अनुच्छेद 25 से 28। ठीक। 25 से 28 की बात करें तो भाई इसमें धार्मिक स्वतंत्रताएं दी हैं, क्योंकि आज टाइम कम है, आज क्लास बस यहीं तक। उसके बाद 25 से 28 अनुच्छेद 29 और 30 अल्पसंख्यकों से संबंधित है। अल्पसंख्यकों से संबंधित है। अनुच्छेद 31 सबको बता चुके हैं, संपत्ति के अधिकार से हटाकर, मतलब मूल अधिकार से हटाकर कानूनी अधिकार बना दिया गया है। फिर आता है हमारा अनुच्छेद 32। इसमें आता है अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचार। संवैधानिक उपचार। ठीक। तो ये था हमारा पार्ट 1, जिसमें हमने अनुच्छेद 24 तक पढ़ा है। अगले पार्ट 2 में, यानी मौलिक अधिकारों का जो पार्ट 2 होगा, उसमें हम 25 से लेकर अनुच्छेद 32 तक का अध्ययन करेंगे। ठीक। आज की क्लास सिर्फ यहीं तक समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।